27 जनवरी सन 2022 आकाशधाम। डिस्कोर्स नंबर 8, गीबत और गालियां। ये सूफी आपका स्वागत करता है इस डिस्कोर्स में। जब चोर ही मुंसिफ है, अदालत में ना जा। चोर तो चोर को ही इसमें रसाई देगा। शहरे आसेब ज़दा में सिर्फ आंखें ही नहीं काफी, उल्टे लटकाए जाओगे तो सीधा नजर आएगा। इस शेर के मायने हुए कि जब चोर ही इंसाफ करने वाला है, चोर ही जब इंसाफ करने वाला है तो अदालत में क्यों जाओ? चोर तो चोर की तरफदारी करेगा। आसेब ज़दा कहा जाता है अंधेरे को, यानी शहरे आसेब ज़दा में आंखें ही नहीं काफी। अंधेरे के शहर में सिर्फ आंखों से काम नहीं चलता। उल्टे लटकाए जाओगे तब सीधा नजर आएगा। ठीक। टॉपिक 2 का है गीबत और गालियां। तो पहले गीबत डिस्कस करेंगे, फिर दूसरी पे चलेंगे। गीबत के मायने हुए किसी की पीठ पीछे उसके बारे में कयास करना, उसकी बुराई करना, उसकी चुगली करना, उसे भला बुरा कहना, उसे गालियां निकालना, यानी कुल मिला के जो चीज उसके सामने कहने की हिम्मत नहीं है उसकी पीठ पीछे कहना, उसे गीबत कहा जाता है। फालतू की बात है। ठीक। ये तो हो गया डेफिनेशन गीबत की। है क्या है? क्वालिटी कौन सी है? क्योंकि सूफी क्वालिटीज से, खसलतों से, प्रॉपर्टीज से पहचानते हैं, गुणों से। ये फेमिनाइन क्वालिटी है, जनाना खसलत है। आपको ये मालूम है और नहीं है तो ये गुलाम बता रहा है कि इंसान 2 के मेल से बनता है, 2 के मिलन से बनता है, मेल और फीमेल। तो उसमें दोनों की क्वालिटीज जाती हैं। तो जिस इंसान में फीमेल क्वालिटी होगी वो गीबत में ज्यादा मिलेगा, आपको ज्यादा गीबत करता हुआ मिलेगा। इसका मेल और फीमेल से लेना देना नहीं है कि औरतें चुगली करती हैं, झूठ है बात। मर्द भी करते हैं, खूब करते हैं। डिपेंड करता है उसका क्रोमोसोम कौन सा वर्किंग में है ज्यादा। चुटकुला सुना था कि कहीं, बड़ा कीमती चुटकुला है। दुनिया में कंपटीशन हुआ है सबसे छोटे और सबसे बड़े चुटकुले का। सबसे छोटे और सबसे बड़े का मुराद है कि सबसे हंसाने वाले का। तो अवार्ड उसमें एक लाइन का चुटकुला लेके गया कि 2 औरतें 1 घंटे तक एक पार्क में एक ही बेंच पर चुपचाप बैठी रही। आइए आगे और बढ़ते हैं इस पे टॉपिक पे। नफ्से अम्मारा की एक खसलत है गीबत। नफ्से अम्मारा की 10 खसलतें हैं, अहले तरीकत इससे वाबस्तगी में है। उसमें से एक खसलत है गीबत। कौन करता है गीबत? क्यों करता है आदमी, इंसान गीबत? कोई भी इंसान गीबत क्यों करता है ये जानते हैं पहले। होता क्या इससे, वो बाद में आते हैं उस पर। कम तरीका एहसास, यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किसी भी दूसरे इंसान से। पहला रीजन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, कम तरीके एहसास की वजह से। क्योंकि गिबत तो दूसरे की करी जाती है ना भाई, अपनी तो नहीं करता ना कोई। यानी कंपैरेटिव मोड में चला जाता आदमी। वो यूं कर रहा है, उसने ऐसा कहा, इसने यूं किया, उसने यूं किया,
यानी आप दूसरे को बड़ा मानते हो तभी उसकी बात करनी पड़ रही है। क्यों करते हो, वरना क्या जरूरत है? क्या आप काफी नहीं है? आप अपने साथ रह नहीं सकते हैं? एक रीजन, ठीक। दूसरा रीजन है खाली वक्त। खाली वक्त का काम है जो आदमी जरूरत से ज्यादा निठल्ले होते हैं, कोई काम नहीं होता। औरतें जो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं खाली हो गई, सब कुछ हो गया, अब क्या किया जाए, चलो मोहल्ले में चल के कुछ बातें कराते हैं। इसी तरह पे आदमी भी कि अब क्या है, अब कोई काम तो है नहीं, तो क्या किया जाए, चलो बैठ के किसी की चुगली करते हैं। कुछ अच्छा करो ना भाई, रनिंग कर लो, जिम जा आओ, तारे तक लो, रात को खाली हो तो। जरूरी है क्या किसी की गिबत करके वक्त काटना? तो यानी जिसके पास बहुत ज्यादा खाली टाइम हो वो गिबत करता। नंबर 3, नीरस, सूखी जिंदगी है जिसकी, है ही नहीं जिसकी जिंदगी में कुछ भी। जिसकी जिंदगी में थोड़ा सा भी रस होगा उसे मजा ही क्यों कराएगा गिबत में? कोई कंस्ट्रक्टिव चीज करेगा, कोई रचनात्मक चीज करेगा, वो कहीं अच्छी जगह अपना वक्त लगाएगा। और कुछ नहीं लगता, एक पौधा ही लगा लो यार, उसी की देखभाल कर दिया करो। गिबत में तो कुछ निकलता नहीं है। निकलता है, सारांश निकलता है क्या गिबत का? कभी नहीं निकलता ना। एक पौधा लगा दो, उसे खाद पानी मिट्टी और धूप सब मिलता रहे तो बड़ा वृक्ष बन जाएगा। कोई बैठ जाएगा एक दिन उसकी छाया में, फल खा लेगा उसके। कोई तो काम करो। चौथी वजह, अपने बारीक तकब्बुर को, बारीक अना को, माइन्यूट ईगो को बचाने के लिए दूसरे से कंपेयर किया जाता है खुद को कि मैं फला फला से तो बेहतर ही हूं। फला फला की जरूरत क्या पड़ रही है? तुम्हें खुद नहीं पता तुम बेहतर हो कि नहीं हो? इतना यकीन नहीं है, खुद का भी नहीं पता, उसके लिए भी दूसरा चाहिए ये बताने के लिए कि तुम बेहतर हो या बदतर हो। कमाल है। किसे साबित करना है और क्यों करना? 2 सवाल हैं। किसे साबित करना है आपको कि आप अच्छे हो? अल्लाह काफी नहीं है साबित करने के लिए, इंसानों को ही करना है तुम्हें। और क्यों करना? कमतरी के एहसास से बाहर आओ मेरे दोस्त। मैं ठीक हूं, मैं ठीक कह रहा हूं। अरे मेरी भाई मेरी बात तो सुनो, मैं ठीक कह रहा हूं। कहने में तो ये कहा जाता है गिबत करते हुए, अंदर पता है क्या चलता है? सिर्फ मैं ही ठीक हूं, बाकी सब गलत है। नहीं, ये पूरी सिचुएशन नहीं है। आप ठीक हैं, ये बात मानने लायक है, लेकिन सिर्फ आप ठीक हैं ये आपका वहम है। और वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं मिला था। दुनिया के सबसे बड़े हकीम थे हकीम लुकमान साहब, नहीं मिला उन्हें भी। वहम आपका है कि सिर्फ आप ठीक हो। आइए अब समझते हैं कि इससे होता क्या, गिबत करने से होता क्या। जिंदगी में किसी की अगर कोई गिबत करता चला जाता है तो उससे होता क्या। नंबर 1 चीज, वक्त खराब, वेस्टेज ऑफ टाइम। नंबर 2, दिमाग में बुरे रसायन बनते हैं, बैड केमिकल्स, जो आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ के लिए खतरनाक होते हैं। यानी आपके दिमाग में केमिकल इंबैलेंस होना शुरू हो जाता है, जो रसायन, जो रसाव होता है जब आप गिबत करते हो। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। बुद्धि कमजोर होती चली जाती है धीरे धीरे, यानी सोचने समझने की शक्ति जो है उन रसायनों के ज्यादा रिसाव की वजह से। जितनी ज्यादा कीमत उतने ज्यादा रसाव।
तो आप कमजोर बुद्धि बनते जाते हैं, मंद बुद्धि जिसे कहते हैं, मंद पड़ती जाती है बुद्धि। नंबर 3, नींद आनी बंद हो जाती है। जिन्हें नींद ना आने की परेशानी है ना, कि नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, गौर फरमाया, कहीं ना कहीं वो फालतू की गिफ्तों में उलझे हुए होंगे। जितने ज्यादा उलझोगे उतनी नींद नहीं आएगी, क्योंकि कुदरत बदला तो लेती है ना। तुम किसी की नींद खराब करो, किसी का दिमाग खराब करो, तो कुदरत तो अपना बदला लेती है, इसलिए नींद नहीं आती। नंबर 4, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, रूहानी जिंदगी सिरे से बेकार हो जाती है, खारिज, बेकार। क्योंकि नफ्स से हमारा की खसलत है। पहला बेसिक स्टेप है जहां से तरीकत में बैत होते ही शुरुआत होती है। अगर आप गिबत से नहीं बच पाए तो आपका कहना, सोचना, जानना, बोलना भरम है कि आप एक सूफी हैं। सोचिएगा, खुद को सोचो, खुद को जवाब दे लेना, पता लग जाएगा। 5वां, ऊर्जा, एनर्जी, जिसे तवनाई कहते हैं, ताकत, कुव्वत, जिस्मानी और रूहानी दोनों, ये सब बाहर की तरफ हो जाती है, वेस्ट होनी शुरू हो जाती है। क्यों? बाहर है ना वो इंसान जिसकी आप गिबत कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ हो गया, तो आपका ध्यान भी सारा का सारा अपने से बाहर की तरफ हो गया, तो धीरे 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 एनर्जी पूरी वेस्ट होने लग जाती है। नेगेटिविटी बढ़ जाती है, उससे शर बढ़ जाता है ना, तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है। उसकी वजह से जिस्मानी और रूहानी जिंदगी दोनों ही पस्ती की तरफ चलने लग जाती, बढ़ जाती है। सूफियों ने इसीलिए कम खाना, कम सोना और कम बोलना तालीमात रही सूफियों की, तमाम सूफियों की, जिसमें से कम बोलने का ताल्लुक इसी से है। क्यों फालतू एनर्जी वेस्ट करते हो किसी के बारे में बात कर करके? क्या मिलता है तुम्हें? क्या हासिल हो जाता? कुछ भी होता है हासिल? क्यों बोलते हो? हासिल हो ना हो, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां करते हैं सूफी? उस एनर्जी का जो सेव होती है ज्यादा ना बोलने पे, जो सेव हो जाती है अंदर, जो रिजर्वोयर बन जाता है, पुंज बन जाता है, जो उसे वो इस्तेमाल करते हैं बारी ताला की मार्फत के लिए। इसलिए कम बोलते हैं सूफी, जरूरत पड़ने पे बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कम बोलते हैं, जहां जरूरत होती है ज्यादा बोलने की वहां ज्यादा ही बोल लेते हैं, लेकिन अमूमन खामोश रहते हैं, सेव करते रहते हैं अपनी एनर्जी। सभी के पास लिमिटेड है। खानकाहों में और आश्रमों में, खानका यानी आश्रम, सख्त मनाही ही होती है गीबत करने की। उसके पीछे वजह यही है, एनर्जी सेव करके मार्फत के रास्ते में लगानी होती है। और अगर चाहे किसी के सामने, चाहे लुक छुप के कोई गिबतें कर रहा है, अहले मार्फत तो नहीं है वो। सोचो जरा एक बात, किसकी मार्फत करनी है आपको? मार्फत के मायने क्या होते हैं? जान लेने, पहचान लेने के होते हैं ना भाई। तो तुम्हें मार्फत अल्लाह ताला की करनी है या जिसकी तुम बात कर रहे हो उसकी करनी है? और मानो ना मानो, अगर तुम खानका जैसी जगह में भी बैठकर किसी इंसान की बातें किए जा रहे हो, गिबतें करे जा रहे हो, तो तुमने उसे अल्लाह मान लिया। उसे तो तुमने चाहे जाने में माना, क्योंकि वहां तो इसलिए गए थे, खानकाश्रम गुरु की सानिध्य में, मुर्शिद के पास कोई क्यों जाता? मार्फत इलाही के लिए तो जाता है, किसी और काम के लिए भाई? इसीलिए तो बैत हुआ जाता मार्फत के लिए। तो अगर वहां पहुंच के भी आप गिबतों में उलझे हुए हैं, तो यकीन मानिए आप अल्लाह से दूर हो गए, ठीक उसी वक्त जैसे ही आपने गिबत शुरू कर, रूहानी जिंदगी खत्म, खारिज।
जो लोग मुर्शिद की सोबत में रहे हैं ना ठीक से, सोबत में तो बहुत रह जाते हैं, ठीक से सीखने के इरादे से, जानने के इरादे से, बारी ताला की मार्फत करने के इरादे से, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुर्शिद काम की बात करता है खाली, जिससे मार्फत की तरफ इशारा हो, फालतू की बातें नहीं करता। फालतू हर्फ में ही तू है, इसलिए फालतू है वो, उसमें तू घुसा हुआ है पहले ही उसकी बनावट में। तू यानी दूसरा। भगवान गौतम बुद्ध ने इसी तर्ज पे कहा कि दूसरा नरक का द्वार है, दूसरा नरक है। इसके ये मायने नहीं है कि दूसरा नरक है, इसके असली मायने ये हैं कि जैसे ही आपने अपनी कुव्वत दूसरे की तरफ मोड़ी अपने से हटाकर, ठीक उसी वक्त आप नरक में घुस गए, बकौल भगवान गौतम बुद्ध। और अहले तरीक़त जानते हैं उनका क्या स्थान है तसव्वुफ में। और अगर कोई करता है फिर भी ये सब कुछ जान के भी, समझ के भी, सुन के भी नहीं बाज आता ग़ीबत करने से, तो मुरीद कहने का हकदार नहीं है। अलबत्ता तो मुर्शिद ऐसी बातें करते नहीं फालतू की, और अगर करता है तो मकाम मुर्शिद से खारिज है वो अहले तरीक़त के नज़दीक। तुम माने जाओ खुद को, खारिज हो चुके हो, खत्म। स्टैंप से कुछ नहीं होता। उसका ख्याल है कि वो मार्फत के रास्ते पे है, तो तबाही के रास्ते पे है साफ साफ। खुद तो तबाह हो ही रहा है, जितने उसने साथ जोड़ रखे हैं सब के सब तबाह हो रहे हैं, पूरे तरीके से तबाह हो रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सोच के जुबान खोलनी चाहिए इंसान को। एक अच्छा मुरीद, कामिल मुर्शिद हो या तरीक़त से जुड़ा कोई भी शख्स हो, उसके नज़दीक ग़ीबत एक शैतानी सिफ़त है। ठीक। और इसे मन को ये कह के तसल्ली मत दे लीजिएगा कलाम अल्लाह के हाथ से, शर और खैर मिन जाने वल्ला। हाँ है, किसने कह दिया कि उसे शर पसंद है? अपनी डेफिनेशन मत बनाया कीजिए भाई। इसलिए ना तो कामिल मुर्शिद इसे कभी करते और ना ही हामिल बताते अपने मुरीदों के नजदीक इस बात को। ग़ीबत से तो सख्त एलर्जी, ना हटाओ। दुनियावी बातें करना और चीज है। दुनियावी बातों से मुराद है कि देश में क्या चल रहा है या आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, उस चीज को आपने अपने मुर्शिद के साथ डिस्कस कर लिया, वो एक अलग मैटर है गुरु और शिष्य का। लेकिन ग़ीबत एक आदमी को पकड़ लिया और पड़ गए जी उसके पीछे, अच्छा इसने ये कहा, उसने ये किया। मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा बताता हूं, याद आ गया दरअसल इस बात से मुझे, इसने ये किया से। ये गुलाम हिंदी ठीक ठाक लिख लेता है, पढ़ी है बचपन में सभी ने यकीनन पढ़ी होगी ऑलमोस्ट। उसमें एक प्रश्न आता था, आजकल पता नहीं सिलेबस में आता है कि नहीं आता, हमारे वक्तों में आता था 5 नंबर का एक क्वेश्चन। किसने कहा, क्या कहा, किससे कहा। यानी जो बाल भारती के अंदर एक चैप्टर होता था, एक कहानी होती थी, उसके बाद ये सवाल आते थे पीछे, किसने कहा, क्या कहा, किससे कहा। जब भी कभी वो सवाल आया इम्तिहान में, मैंने कभी उसका उत्तर नहीं दिया। बाकी सारे करेक्ट, सारे टिक, और वो 5 नंबर का खाली, यानी मैं भर के ही नहीं आता था उसे। तो मेरे हिंदी के टीचर थी शास्त्री मैडम, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले तुम्हें सब आता है, इतना अच्छा आता है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हो, लेकिन ये लिखते क्यों नहीं तुम, तुम्हें पता नहीं है? मैं नहीं पता। तो बोले लिखते क्यों नहीं? मुझे पता ही है, तुम्हें क्यों लिखूं भाई, मैंने कहानी पढ़ रखी है। किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा, पसंद ही नहीं, आना भी नहीं चाहिए। इंसान जब खुद को जान लेता है पूरे तरीके से, तो वो सामने वाले को भी जान लेता है मेरे भाई। क्योंकि हम नाम से, शक्लों से अलग अलग हैं, अंदर सबके एक ही है।
क्या ऐसा है कि मेरी रगों में खून की बजाय इत्र दौड़ रहा है? नहीं ना। यानी बायोलॉजिकली हम लोग सारे एक जैसे हैं और रूहानी तौर पे भी एक जैसे हैं। अंदर एक ही चीज है जिससे सारे पैदा हुए हैं। अगर आप वहदतुल वजूद को मानते हैं सूफी होने के नाते, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अंदर से हम सब एक जैसे हैं, बनाए एक जैसे गए हैं, हो क्या गए वो सबका अलग मैटर है। तो जिसने अगर अपनी असल को पहचान लिया, अपने होने को जान लिया, मकाम फना को जान लिया, उसके लिए फिर दिलों का कोई भेद नहीं रहता। वो देख लेता है सामने वाले के अंदर क्या, आंख में आंख डाल के देख लेता। ठीक, ये हो गया ग़ीबत, एक टॉपिक हो गया। अब आते हैं, ये मजेदार टॉपिक है, गालियां। सोचा नहीं था इसे डिस्कोर्स में पढ़ूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कीमती चीज है। क्योंकि मेरे पास कल एक शख्स का फोन आया मैसेंजर पे, और फोन उठाते ही उसने गालियां बकनी चालू कर दी। मैं जानता नहीं कौन, मेरे पास अमूमन जिसकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ फेसबुक पे। मैसेंजर पे कॉल आया, 5-7 कॉल आए, मैंने उठाए नहीं। 8वां मैंने परेशान होकर उठा लिया कि कौन है भाई, क्या चाहिए सर रात को 1-1:30 बजे। और उसने दर 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 स्टेन गन की स्पीड पर पूरी मैगजीन खाली कर दी अपनी जुबान से। वो बात ही है ना एडवर्टीजमेंट, उसमें बाद में बोला था टर्म्स एंड कंडीशन भाई, उस स्पीड पे। और उन्होंने फोन रख दिया। मैं चाय पी रहा, भाई ये क्या हुआ भाई, मतलब बैठा ही रह गया, ये हुआ क्या। यानी 40 सेकंड के अंदर उसने अपनी बात कंप्लीट करके और रख दी। आधी मेरे कानों में पड़ी, आधी ऊपर से चली गई। मैं उस शख्स की, ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे, स्पीड का कायल हो गया। नहीं समझिए आप बात को। अब उल्टा हो गया, मैं उसे फोन लगा रहा हूं, वो फोन नहीं उठा रहा, मैं मैसेंजर पे कॉल लगा रहा हूं उसे, और तारीफ करने के लिए कॉल कर रहा हूं। ऐसा भी नहीं कि कोई नाराजगी में, खुंदक में, गुस्से में, नहीं, फोन नहीं उठा रहा हूं। 2-3 बार उसने काटा, 2 मिनट बाद मैंने लगाने की कोशिश की मोबाइल उठा के, तो वो आईडी ब्लॉक, खत्म। फिर एक नए नंबर से फोन आता मैसेंजर से ही, मैंने उठा लिया। हाँ बोलो, क्या बोलना है, यूं ना मिलूं मैं। अच्छा भाई साहब। अब जैसे मैंने भाई साहब के, ये रुक गए, इनके ब्रेक लग गए। मैं कहा आप एक बात बताओ बस मुझे, कि आपने इतनी स्पीड में गालियां निकाली किससे सीखी? भाई हर काम का कोई एक्सपर्ट होता है, कोई मास्टर होता है, कोई गुरु होता है। तो मैंने पूछा, उन्हें काट दिया फोन। समझा नहीं मैं। भाई तारीफ के काबिल थी, उसकी क्वालिटी थी। इतनी स्पीड में मैंने नहीं सुनी गालियां कभी जीवन में। इसलिए गालियों का टॉपिक जो है ना, ग़ीबत के साथ जोड़ना पड़ा मुझे लगा इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे बात करनी चाहिए। और हाँ, मजेदार चीज हुई, इसके बाद मजेदार चीज हुई, वो आपके सामने पेश कर रहा है गुलाम। क्या होती है गाली? आप जरा सोचिए, गाली होती क्या है मेरे भाई? संधि विच्छेद कर लीजिए। गाली यानी तुमने तुम्हारी गाली, अपने मन की गाली बड़बड़ 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 बड़ा से निकाल दी, अपनी अपनी गाली। जिंदगी से परेशान लोग, पस्त से पस्त हालत के लोग, असफला साफिलीन की निम्नतम स्तर पे जीने वाले लोग, वो करते हैं ऐसा काम, वो ज्यादा रुझान रखते हैं इसमें। परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है ऐसे आदमी जीवन से। और ऐसा नहीं है कोई आज की इजाद है गालियां, ह्यूमन रेस में बहुत पहले की इजाद है। जैसे किसी वक्त में, जैसे आप पुरानी फिल्में देखेंगे, कुछ सीरियल्स देखेंगे, तो उसमें आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, दुष्ट। तो दुष्ट उस जमाने में गाली की तरह लगता था, आज मज़ाहिया तौर पे यूज होता है दुष्ट कहीं के, और कोई बुरा नहीं मानता उसका। तो गाली का स्वरूप बदल गया। फिर आया मूर्ख।
यानी ज़्यादा समझदारों की सभा में अगर कोई इंसान जानबूझकर या अनजाने में तो नहीं, जानबूझकर भी बार बार बताने के बाद भी उल्टी सीधी हरकतें करता, कहते अरे मूर्ख, तो उसे भी गाली की माना जाता था। नए जमाने के साथ साथ एक वर्ड बहुत अभी रिसेंटली ईजाद हुआ है, टीवी में, फिल्मों पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलता है, कहते हैं चूतिया। मुझे समझ में नहीं आई ये गाली आज तक। इसका संधि विच्छेद करिए तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलता। मैं तो समझ नहीं पाया इसके मायने। आपको अगर समझ में आए तो प्लीज अपडेट कीजिएगा, बताइएगा। कुछ हो काम का निकले, सीखने लायक तो सीखेंगे। इनका कोई मतलब नहीं होता गालियों का, समझे? गालियों का कोई मायने नहीं होते ही नहीं। बताता हूं कैसे नहीं होते। अमूमन गालियां निकाली जाती हैं जो लंबी चौड़ी, तेरी एक्स का वाई। एक्स जिसमें एक रिलेटिव होता है, माँ बहन बाप भाई कुछ भी हो सकता है, और वाई एक बॉडी पार्ट होता है, मेल या फीमेल का। सोच के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तेरी एक्स का वाई, तो ये तो फैक्ट है। रिश्ते किसके जीवन में नहीं है? भाई बहन माँ बाप इधर उधर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई तो रिश्ता लेके जन्मता ही है, और बॉडी पार्ट भी सभी के पास। फिर इसमें गाली क्या है? ये तो एक हकीकत है, बयान करने का बस एक तरीका है। लोग उसे बुरा मान जाते हैं, गाली दे दीजिए। क्या गाली होती है? होती क्या? वजूद क्या गाली का? गाली का वजूद आप बनाते हैं, गाली खुद में वजूद नहीं रखती। जब आप जो कहा गया आपसे उसे पिक्चराइज करते हैं ना मेंटल स्फेयर में, अपने दिमाग में जाके, तो आपको बुरा लगता। जिन्हें मार्फत हासिल है, जो मकाम फना में हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर भरी सभा में एक आदमी आकर, भरी सभा में, महफिल में हजारों की, आके मुंह पे थूक के खड़ा हो गया। शिष्य मारने भागे, उन्होंने रोक दिया। भगवान बुद्ध ने अंगोछा यानी जो कपड़ा कंधे पे होता उससे चेहरा साफ किया। बोले और भाई क्या लेंगे? पानी, चाय, क्या लेना पसंद करेंगे? अब वो घबरा गया, भाग गया वहां से, वो कांप गया, वो इंसान चला गया। 2 दिन उसे नींद नहीं आई। उसके नजदीक तो बहुत बड़ा तीर चला के आया था, बेइज्जती करके आया था एक बौद्ध पुरुष की। जमाने के जो बोले अच्छा तू तुरम खा, ले तेरे मुंह पे तो दिया। अच्छा, अब नींद उन्हें नहीं आ रही जनाब को। आत्मा तो कचोटती है ना, जीने कहाँ देती है? अगर है तो वापिस आया और आकर रो पड़ा बुद्ध के पास। बोला मुझसे गलती हो गई। बोले नहीं नहीं कोई गलती नहीं, बैठिए, क्या हो गया? बोले आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं? बोले नहीं, आपने अपना तारुफ दिया, अपनी इंट्रोडक्शन दी, आपने बताया आपके अंदर क्या, कोई बात नहीं, ठीक है, बताइए कैसे आना हुआ? वहीं शिष्यत्व ग्रहण किया और कहते हैं अच्छा सूफी बना आगे जाके। सूफी से मुराद है जो बुद्ध की देशनाएं थी उन्हीं पे। सूफी एक ही चीज है, स्पिरिचुअलिटी में काफी एक्सेल किया, ये कह सकते हैं आप। बेसलेस फ्रस्ट्रेशन में जो जी रहा होता है ना, यूजलेस जिंदगी, वो वक्ता घूमता है गालियां, जिसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं होता। भाई जिस चीज का हमने जान लिया कोई मतलब ही नहीं होते, फालतू में गिनी जाती है, जो जिसमें तू ऑलरेडी शामिल है, फालतू चीज है, तो क्या है उसमें? फिर क्यों इतना दिमाग पे उसका लोड है लोगों के? लोग कत्ल करने को भागे, हमें गाली दे दी। तुम्हें दे सकता है वो, क्यों लेते हो? उसने दे दी, तुम क्यों लेते हो? लो ही मत ना। बाजार में आप आलू कचौड़ी खाते हैं, ठीक मेरे भाई, एक पत्ते में या प्लेट में प्लास्टिक की दी जाती है, तो प्लेट भी साथ ही खा जाते हो क्या? नहीं खाते ना। तो ये बोलने में क्यों नहीं समझदारी दिखाता? जब किसी ने अगर 4 लाइनें कही, उसमें एक में भारी भरकम से गाली कर दी, तो गाली को साइड कर दो, पत्ता है वो,
पत्ते का क्या काम होता? उठा कूड़े में गिर दो, हटा। यार गाली जैसी चीज, आधी तो बायोलॉजिकल गलत है प्रैक्टिकल वे से, उनकी बायोलॉजी नहीं बनती, सारी सोच के देख लेना, तेरी एक्स का वाई फार्मूला पे। प्रैक्टिकली गलत है वो गालियां, हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। फिर तो आपको जब ये पता लग गया कि वो उसकी प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेटेड है बेचारा, दुखी है जीवन से, तो थोड़ी नरमी दिखाओ उसके लिए। नरमी ना भी दिखा पाओ कोई बात नहीं, उसके लिए प्रार्थना कर दो परमात्मा से कि उसके दिल को सुकून मिले, अच्छा लगे उसे। क्या हो गया? कोई बात नहीं। दिमागी तौर पे भी तो कोई परेशान हो सकता है भाई, जरूरी तो नहीं है हर आदमी आके बता पाए। कम से कम उसके अंदर का बाहर तो आया, कुछ तो बाहर आया, कुछ तो रिलीफ मिला होगा उसे। मेडिटेशन से काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस पे, अगर सही डायरेक्शन की और सही मेडिटेशंस कराई जाएं सालिक को, तो काफ़ी हद तक सुधार भी है इसमें। मैं तो ये कहूँगा, वो देखा था कहीं, गेट वेल सून यार, गेट वेल सून। एक लाइन और एक शेर, फिर आप लोगों से इजाजत। पीर मुर्शिद की खिदमत में है लाइन और शेर भी। कामिल मुर्शिद मुरीद की मौत होता है, कामिल मुर्शिद मुरीद की मृत्यु है, मौत है। इस तर्ज पे शेर पेश है। वो जहर देता, वो जहर देता तो नजरों में आ जाता, वो जहर देता तो नजरों में आ जाता। सो उसने ये किया कि वक्त पे दुआ ना दी। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से सुना, आप लोगों का शुक्रगुजार हूं मेरे दोस्तों, शुक्रिया।